हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं बीएड पार्ट 2 के असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो कि एक टीचर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो स्टूडेंट के असेसमेंट के संबंध में जान सके कि किस प्रकार से स्टूडेंट का असेसमेंट किया जाए, जिससे कि वो उस बच्चे में होने वाली छोटी से छोटी प्रगति और बड़ी से बड़ी प्रगति के बारे में बारीकी से जान सके। आज हम लोग जिस संबंध में देखेंगे वो है अध्यापक निर्मित अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट जो कि शिक्षक द्वारा बनाई जाती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट। ये टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट है क्या और ये किस लिए बनाई जाती है? अधिकतर हम लोग जानते हैं कि शिक्षक जो है वो छात्रों को पढ़ाता है और पढ़ाने के समय वो कुछ लक्ष्यों को और उद्देश्यों को सामने रख कर के छात्रों को पढ़ाता है। ये उद्देश्य और लक्ष्य का यह अर्थ है कि जब वो बच्चों को पढ़ा रहा हो तो वो पढ़ाने से संबंधित बातों के लिए कुछ लक्ष्य या फिर कुछ उद्देश्यों का निर्माण करता है। वह लक्ष्य और उद्देश्यों के अनुसार से बच्चों को इस प्रकार से पढ़ाता है, बताता है कि वह बच्चों को के पढ़ाने के बाद उसमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में या फिर कह सकते हैं कि बच्चों में होने वाले प्रगति के बारे में एक शिक्षक जान सके कि बच्चों में किस प्रकार की प्रगति हो रही है, कौन सी प्रगति हो रही है और बच्चों को किस प्रकार के फायदे हो रहे हैं। इन प्रगति और इस फायदे को जानने के लिए ही शिक्षक अपने स्कूल में एक परीक्षा का निर्माण करता है, या फिर कह सकते हैं कि समय समय पे पढ़ाने के बाद शिक्षक एक परीक्षा का निर्माण करता है। और जिस प्रकार से वो निर्माण करता है, वो निर्माण का उद्देश्य या लक्ष्य यह है कि शिक्षक के पढ़ाने के बाद बच्चे ने कितनी जानकारी प्राप्त की है, कितना बच्चे के अंदर ज्ञान आया है, इसके बारे में जानकारी लेना चाहता है शिक्षक। शिक्षक इस तरह से विद्यार्थियों को एक तरह से कह सकते हैं कि प्रेरणा देना चाहता है कि हर विद्यार्थी अपने अंदर मौजूद योग्यता के बारे में जाने और एक अपने लिए निश्चित स्टेटस बना पाए एक हर स्टूडेंट, जिससे कि हर बच्चा अपने अंदर मौजूद जितनी भी कमी है, जितने भी घटी हैं, उसके बारे में उस परीक्षा के साथ में या परीक्षा के देने के बाद शिक्षक अच्छी प्रकार से जान पाए, जिससे कि शिक्षक के लिए और साथ ही साथ विद्यार्थी के लिए वो फ़ायदेमंद हो। तब जबकि शिक्षक जितना भी पाठ पढ़ाया है उसी संबंध में शिक्षक परीक्षा का निर्माण करता है कि बच्चा उस परीक्षा को दे सके। ये जो परीक्षण है, ये जो परीक्षा शिक्षक बनाएगा, ये हर तरह के परीक्षण हो सकते हैं। वो निबंधात्मक या ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन हो सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये किसी भी तरह के क्वेश्चंस टीचर बना पा सकता है और इस तरह के क्वेश्चंस को वो अपने क्वेश्चन से वो अपने स्टूडेंट्स का असेसमेंट आकलन कर सकता है कि बच्चे ने कितना प्रोग्रेस एक टीचर के पढ़ाने के बाद किया है, और इस प्रोग्रेस से शिक्षक को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये जो शिक्षक जिस तरह के परीक्षाओं का निर्माण करता है या फिर जिस परीक्षा का निर्माण करता है, निर्माण में कुछ ना कुछ उद्देश्य या जिसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स छुपे रहते हैं। हम लोग इसको एक खास पोर्शन के रूप में देख सकते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि अध्यापक निर्मित परीक्षाओं के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचर में टेस्ट या अचीवमेंट टेस्ट। ये परीक्षाएं जो हैं, ये अचीवमेंट टेस्ट जो है, वो टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए ही काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसके साथ इससे फ़ायदा ये होता है कि दोनों ही लोग फ़ायदा इससे ले पाते हैं। ये फ़ायदा किस प्रकार से ले पाते हैं, इसके बारे में हम लोग
थोड़ा गंभीरता से देखेंगे। ये जो परीक्षाएँ हैं, चाहे वो निबंधात्मक परीक्षाएँ हों, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन्स हो, शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन्स हो, ऐसे टाइप्स क्वेश्चन हो, खास करके ऐसे टाइप्स क्वेश्चन में ये जाना जाता है कि बच्चे को जो भी पढ़ाया गया है वो कितने विस्तार पूर्वक और कितने अच्छे तरीके से बताया गया है। ये विस्तार पूर्वक और अच्छे तरीके से बताने से बच्चा उसी चीज़ को ऐसे टाइप फॉर्म आंसर में विस्तार पूर्वक लिखता है, जिससे कि शिक्षक को जानने का मौका मिलता है कि एक स्टूडेंट्स बताए गए पक्ष को कितने ही अच्छे तरीके से लिख रहा है, बता रहा है, और ये लिखने और बताने में कितना फ़ायदा हुआ है एक स्टूडेंट को और कितना फ़ायदा नहीं हुआ है एक स्टूडेंट को, और इससे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे तरीके से जान पाता है और समझ पाता है। यहाँ पे जो जानने और समझने के बाद जब शिक्षक उसमें होने वाली कमी या घटी को देखता है, तो शिक्षक आगे को चल कर के उसमें वो कमी और घटी को दूर करता है। दूसरी बात ये है कि परीक्षाओं के माध्यम से स्टूडेंट के बारे में ये पता चलता है कि स्टूडेंट को कौन सा पोर्शन समझ में आया है और कौन सा पोर्शन नहीं समझ में आया है। कह सकते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट समझ में आया है और कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है। बच्चे के व्यवहार से या बच्चे के नॉलेज से इस बात के बारे में, बच्चे के आंसर शीट से इस बात के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानकारी मिलती है। तीसरी बात है कि इस परीक्षा से डायग्नोस्टिक फॉर्म्स या निदानात्मक प्रक्रिया एक स्टूडेंट के लिए बड़े ही अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिव तरीके से हो पाते हैं। ये जो निदानात्मक प्रक्रिया है, इफ़ेक्टिव फॉर्म है, वो इस प्रकार से हो पाता है कि बच्चे में जहाँ-जहाँ परेशानी है, चाहे वो किसी भी फॉर्म के क्वेश्चन का आंसर दे कर के स्टूडेंट्स अपने बात को या अपने नॉलेज को क्लियर कर रहा है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन हो, चाहे वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हो। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जब बच्चा हर क्वेश्चंस के आंसर को अटेम्प्ट करता है या फिर कुछ पोर्शन को छोड़ कर के और कुछ पोर्शन को रख कर के अटेम्प्ट करता है, तो ये बड़े ही आसानी से पता चल जाता है कि बच्चे को किस पोर्शन में दुविधा है और उसमें किस तरह से टीचर रिमीडियल पोर्शन या रिमीडियल क्लासेस दे कर के स्टूडेंट में बदलाव ला सकता है। इस तरह की बातें इस तरह के परीक्षाओं से फ़ायदा होता है। तो जब शिक्षक उद्देश्य का निर्माण कर रहा हो बताने के लिए, तो ये ज़रूरी है कि शिक्षक इन सारी बातों को अपने क्लास में या अपने परीक्षा में डालें। आगे है अध्यापक जिस कंटेंट का एग्ज़ाम लेना चाह रहा है उसका इवैल्यूएशन वो बहुत ही अच्छी तरह से कर पाए, इस तरह से शिक्षक को इस तरह से क्वेश्चन फॉर्म बनाने चाहिए ताकि वो हर कॉन्सेप्ट को बारीकी से देखते हुए, हर कॉन्सेप्ट की बातों को बारीकी से देखते हुए, हर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ले, या फिर कह सकते हैं कि उस चैप्टर से संबंधित हर महत्वपूर्ण, जो कि बच्चों के लिए आवश्यक है, हर महत्वपूर्ण पक्ष से अपने लिए क्वेश्चन का निर्माण करें, स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन का निर्माण करें, जिससे कि स्टूडेंट को हर पक्ष में मिलने वाले कॉन्सेप्ट के लिए वो उत्तर दे सके और टीचर हर कॉन्सेप्ट से एक बच्चों से आंसर ले सके और हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाए। इस प्रकार का क्वेश्चन फॉर्मेट करना चाहिए टीचर को। तो ये शिक्षक के लिए एक ऑब्जेक्टिव है कि जब वो फॉर्मेट कर रहा हो क्वेश्चन पेपर, तो उस फॉर्मेशन में वो उन बातों को इंक्लूड करे जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद हो स्टूडेंट के लिए। और टीचर के लिए ये ज़रूरी है कि ये परीक्षाएं जो हैं वो रेगुलरली फॉर्म में हो, और ये रेगुलरली फॉर्म में होने से वो रेगुलर स्टूडेंट का इवैल्यूएशन या कर सकता है इन अचीवमेंट टेस्ट से। इस तरह से टीचर को बनाने चाहिए। ये जो उद्देश्य हैं, ये सारे जितने भी उद्देश्य हैं, ये उद्देश्य के कुछ विशेषताएं हैं। वो विशेषताएं इस प्रकार से हैं, जो टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट है, वो टीचर अपने सुविधा के अनुसार अपने लिए
ताकि वो अपना फीडबैक स्टूडेंट से ले सके, इस तरह की से बनाता है। तो जो ये फीडबैक ले बनाता है, इसमें ये देखा जाता है कि जो फॉर्मेट एक टीचर, क्लास टीचर है या स्कूल टीचर है, ये जो बना रहा है, ये पूरी तरह से स्टैंडर्डाइजेशन या स्टैंडर्डाइज्ड या मानकीकृत नहीं होता है। ये परीक्षाएं जो हैं, ये प्रश्न इसके जो हैं, वो पूरी तरह से छोटे छोटे फॉर्म में बने रहते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं। और ये जो भी परीक्षाएं हैं, हर सब्जेक्ट के टीचर आसानी से बना सकते हैं। ये परीक्षाएं जो हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट के लिए विशिष्ट उद्देश्य या छोटे छोटे फॉर्म में ऑब्जेक्टिव को बना करके उस अपनी बातों को रखने के लिए प्रभावशाली होते हैं। और आगे ये कह सकते हैं कि इस प्रभावशाली से बच्चों को ही नहीं, स्टूडेंट को ही नहीं, टीचर्स को भी काफ़ी फ़ायदा होता है। इस परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न होते हैं, वो अलग अलग तरह के होते हैं। ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, चूज टाइप क्वेश्चन होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। ये अनेकों प्रकार के क्वेश्चन इस परीक्षा में इंक्लूडेड होते हैं। और ये जो परीक्षाएं हैं, हर तरह के प्रश्नों का इस परीक्षा में देखने को मिलता है, ताकि बच्चे के हर तरह के बौद्धिक विकास के बारे में टीचर जान पाए। ये बातें देखने को मिलती है। और भी है जो कि है कि जितने भी प्रश्न हैं, वो कुछ इस तरह से सजेस्ट किए जाते हैं या बनाए जाते हैं या परीक्षा के लिए रखे जाते हैं कि वो परीक्षा में जो भी प्रश्न है वो अधिकतम हो, कम भी ना हो, बहुत ज़्यादा भी ना हो, लेकिन अधिकतम हो, एवरेज लाइफ हो, ताकि बच्चे अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर देके अपनी बौद्धिक जानकारी को अधिक से अधिक प्रदर्शित कर सके। अब जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसे टाइप, शॉर्ट टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप। अगर देखें तो इसी ऐसे टाइप में ही 4-5 क्वेश्चन हो जाते हैं, 6 क्वेश्चन हो जाते हैं। शॉर्ट टाइम में भी 6 या 7 क्वेश्चन हो जाते हैं। और वेरी शॉर्ट में 12 या 13 क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो एक स्टूडेंट के एज के अनुसार से ये क्रम घटता और बढ़ता भी जाता है। ये जब घटता और बढ़ता जाता है तो इतने क्वेश्चन रखे जाते हैं ताकि बच्चे के हर पक्ष को, बौद्धिकता के हर पक्ष को, या फिर कह सकते हैं कि जितने कंटेंट पढ़ाए गए हैं उसके हर पक्ष के कंटेंट से टच करने के द्वारा बच्चे में जितने भी ज्ञान आए हैं शिक्षक के पढ़ाने के द्वारा, वो सारे कंटेंट के बारे में टीचर जान सके। इतने क्वेश्चन एक एग्ज़ाम में या एग्ज़ाम पेपर में दिए जाते हैं टीचर के द्वारा, ताकि वो हर कॉन्सेप्ट को, हर बारीकी बातों को वो जान सके। तो इसलिए कहा जा सकता है कि इसमें जो भी टीचर में टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट है, उसमें अधिकतम बातों को डाला जाता है। ये परीक्षाएं मानसिक मनोवृत्ति के अनुसार से पूरी तरह से प्रभावशील होता है या प्रभावात्मक रहता है, क्योंकि बच्चा अच्छे तरीके से टेस्ट दे पाता है, जान पाता है। तो ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से प्रभावशील या प्रभावित रहता है कि बच्चा देख पाए, जान पाए, समझ पाए, इस तरह की बातें आराम से कही गई रहती है इस पे। ये पूरे जो भी एग्ज़ाम रहते हैं, पूरे सिलेबस को कवर किए रहते हैं, चाहे वो एफए के लिए हो, चाहे वो एसए के लिए हो। फॉर्मेटिव असेसमेंट में भी अगर एक यूनिट में टेस्ट लिया जा रहा है तो कम से कम 3 से 4 चैप्टर के लिए होता है। और जब भी एग्ज़ाम फॉर्मेट किया जाता है, एग्ज़ाम क्वेश्चन फॉर्मेट किया जाता है, तो उन तीनों चैप्टर के लिए हर कॉन्सेप्ट को ले लिया जाता है, ताकि बच्चे के हर नॉलेज को जान सके जो वो उस विषय को पढ़ने से पाया, उस एरिया को पढ़ने से पाया है। अगर समेटिव असेसमेंट की बात लें तो पूरा एक सिलेबस 1 ईयर का सिलेबस हो या 6 मंथ का सिलेबस हो या फिर 2 ईयर का सिलेबस हो, अगर इस तरह की बातें हैं तो पूरी की पूरी बातों को लेने की कोशिश की जाती है, देखी जाती है इसमें।
तो इस तरह से ये पूरी तरह से जो भी बनाया गया रहता है वो पूरी तरह से टीचर के द्वारा बनाया हुआ रहता है, और ये पूरा का पूरा परीक्षण जो है वो उम, पूरे सिलेबस को कवर करती है। जब इतना कर लिया जाता है शिक्षक निर्मित अचीवमेंट टेस्ट में, जब उद्देश्यों का निर्माण कर लिया जाता है और ख़ास विशेषताओं को देख लिया जाता है कि किस तरह की बातों को टेस्ट में रखा जाए कि स्टूडेंट को फ़ायदा हो, तो इसके बाद ये कोशिश की जाती है कि जो भी परीक्षाओं का निर्माण हो, या फिर जब निर्माण किया जा रहा हो तो किस प्रकार से निर्माण किया जाए कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशील हो। कौन कौन सी बातों को इंक्लूड किया जाए और कौन कौन सी बातों को इंक्लूड नहीं किया जाए, इस बातों को देखा जाता है। यहाँ पे जब शिक्षक किसी क्लास के लिए परीक्षा का निर्माण करना चाह रहा है तो वो उसके हर टॉपिक्स या उपविषय को देखता है और चुनता है, और उसके हर टॉपिक से प्रश्नों को बनाता है या चयन करता है, और उस चयन के अनुसार से ही वो क्वेश्चन बनाता है। यहाँ पे शिक्षक उन्हीं टॉपिक्स को लेता है जिसका वो डिस्कशन वो क्लास के अंदर कर लिया है, या फिर कह सकते हैं कि जिसे शिक्षक ने पढ़ा लिया होता है उसी को वो बना रहा होता है, उसी को दिखा रहा होता है। यहाँ जब वो दिखा रहा होता है तो वो जब प्रश्न बनाने की प्रक्रिया में जब वो आता है तो वो उसी प्रकार से प्रश्न बनाता है कि छोटी छोटी बातों को लेकर के अधिकतम प्रश्नों को बना सके, या कह सकते हैं कि हर प्रश्न छोटे छोटे रूप में बनाता है, और बनाने के बाद बहुत सारे प्रश्नों को उसमें इंक्लूड करता है। तीनों तरह के प्रश्न होते हैं, ऐसे टाइप प्रश्न होते हैं, शॉर्ट टाइप प्रश्न होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं। ये सारे प्रश्न को बनाता है, पर ये इस प्रकार से बनाता है कि जिससे कि बच्चा प्रश्नों के द्वारा जो बताया गया है उसको वो रिकॉल कर सके, याद कर सके, और उसको उस प्रश्न को रिकॉग्नाइजेशन भी कर सके, और रिकॉग्नाइजेशन करने के बाद उस क्वेश्चन का आंसर टीचर दे सके। इस तरह से एक टीचर अपने आंसर्स को बनाता है, और इस आंसर्स के द्वारा वो चाहता है कि बच्चे रिकॉग्नाइज करके रिकॉल करके हर प्रश्न का उत्तर बड़े ही अच्छे तरीके से दे सके। सिंपल रिकॉल टाइप के प्रश्न, जिसको कि हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को इंक्लूड करता है ताकि बच्चे हर तरह से उन प्रश्नों को डाल सके, बता सके और यूज़ कर सके। ये बातें ध्यान में रखी जाती है। जब इस तरह से बातें ध्यान में रखी जाती है तो यहाँ ये भी बात ध्यान में रखा जाता है कि जब वो बना रहा हो तो स्टूडेंट्स के लिए एक समय सीमा निर्धारित की जाती है ताकि वो उसी समय सीमा के अंतर्गत प्रश्नों का हल कर सके, जिससे कि ये देख लिया जाए कि बच्चे ने कितना याद रखा है और कितना नहीं रखा है, जिसके द्वारा बच्चे के जनरल एबिलिटी जो उस विषय से संबंधित है उसके बारे में शिक्षक बड़े ही आसानी से जान सके, जनरल एबिलिटी से। और वो एक तरह से कहें तो एक टीचर के लिए वो प्रयोग के रूप में उसके सामने है, टीचर के सामने है कि वो उसे उस रूप में देखे, उस रूप में जाने, और उसी रूप में बच्चा काम करे जिस रूप में एक टीचर चाह रहा है कि बच्चा उस रूप में काम करे। और उसके बाद इस तरह से बच्चे के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद सिद्ध होता है। इस तरह के टेस्ट, इस तरह के प्रश्न काफ़ी फ़ायदेमंद सिद्ध होता है, क्योंकि इसमें परीक्षा देने के लिए, परीक्षण के लिए बच्चे के पास बहुत ही अच्छा स्थान रहता है, या प्रश्नों के लिए समुचित स्थान रहते हैं। स्पेस अगर हम देखें तो ये जब हम आकलन कर रहे हों, एक शिक्षक के रूप में स्टूडेंट का असेसमेंट कर रहे हों, तो उससे उत्तर लिखने के लिए भी इतना स्थान या इतने शब्दों का में लिखने के लिए कहेंगे या निर्देश देंगे कि जिससे कि वो अपनी बातें स्पष्ट रूप में लिख सके।
या फिर कह सकें कि अच्छे तरीके से बना सके। शिक्षक इन सारी बातों को अपने फॉर्मेट में, एग्जामिनेशन फॉर्मेट में डालता है ताकि बच्चा जितने भी बातों को रखना चाहे विस्तार से रख सके। अगर कहें तो शिक्षक बहुत ही अच्छे तरीके से एक फॉर्मेट या प्रारूप तैयार कर लेता है जिससे कि स्टूडेंट्स को सहायता हो। कुछ बातों को शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए अचीवमेंट टेस्ट फॉर्मेट करते समय कि जो भी क्वेश्चन बनाए उसकी भाषा, लैंग्वेज बहुत ही आसान हो, समझने लायक हो, शॉर्ट हो और स्पष्ट रूप में लिखी हुई हो। तो भाषा को इधर उधर से घुमा फिरा करके या उलझाने वाली नहीं हो, जिससे बच्चे को, स्टूडेंट्स को काफ़ी फ़ायदेमंद हो। इस तरह की बातें रहे उसमें। भाषा जो भी हो वो जिस तरह से लिखी गई है उसी तरह से समझने वाली हो। द्विभाषी या मल्टीपर्पस लैंग्वेज सुनाई पड़े ऐसी बातें उस क्वेश्चन में नहीं हो। दो मतलब के क्वेश्चंस को एक प्रश्न में नहीं रखना चाहिए कि उससे ये भी मतलब निकल रहा है, वो भी मतलब निकल रहा है। इस तरह की बातें उस प्रश्न में नहीं हो और बच्चा कॉन्फ्लिक्ट हो जाए कि इसमें पूछा क्या जा रहा है, असल में जानना क्या चाह रहा है। बार बार वो प्रश्न पत्र मिलने के बाद बार बार वो टीचर को तंग कर रहा है कि सर इसका मतलब समझा दीजिए, मैडम इसका मतलब समझा दिए, ये क्या पूछ रहा है, पूछना क्या चाह रहा है। इस तरह के समस्याएं टीचर के सामने ना हो या टीचर उस तरह की बातों को अपने सामने ना रखे। इस तरह की बातें हो, उस तरह की बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जो भी प्रश्न है उस प्रश्नों के उत्तर ही प्रश्नों में मिल जाए ऐसा प्रश्न नहीं बनाना चाहिए शिक्षक को, जिससे कि वो खुद भी हंसी का पात्र बन जाए, मजाक का पात्र बन जाए। इस तरह के बातों को नहीं रखना चाहिए। तो ये सारी बातें प्रश्न पत्र बनाते समय होनी चाहिए। बहुत सारे प्रश्न होते हैं, रिकॉल टाइप प्रश्न होते हैं, रिकॉग्नाइजेशन टाइप प्रश्न होते हैं, अल्टरनेट रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होते हैं। इन सारे क्वेश्चंस शिक्षक अपने एक टेस्ट के लिए, अचीवमेंट टेस्ट के लिए बनाता है और इन सभी का एक ही मतलब है कि इन सभी का से फ़ायदा लेना, या कह सकते हैं कि इन सभी से जो भी फ़ायदा हो रहा है एक टीचर को और स्टूडेंट को, उन सारे प्रश्नों को अचीवमेंट टेस्ट में इंक्लूड कर दिया जा सकता है। जब भी टीचर अचीवमेंट टेस्ट बना रहा होता है तो वो यही देखना चाहता है कि बच्चे ने उस विषय के बारे में कितना व्यापकता से, कितने गहनता से उस विषय के बारे में ज्ञान लिया है या नहीं लिया है, जानकारी लिया है या नहीं लिया है। इसके लिए बहुत बार शिक्षक कुछ सिद्धांतों का भी निर्माण करते हैं। वो सिद्धांत ये दर्शाता है कि जो भी शिक्षक प्रश्न पत्र बना रहा है वो कुछ खास बातों को ध्यान में रख रहा है या नहीं रख रहा है। इसके लिए अमेरिकन एजुकेशन टेस्टिंग सर्विस द्वारा कुछ बातों को बताया भी गया है, जो करीब करीब हम जानेंगे तो वो इस प्रकार से बता रहा है कि जब भी प्रश्न बना रहे हों तो प्रश्न पत्र बनाने वाला या परीक्षण का निर्माण करने वाला ये स्पष्ट रूप से सोच लेता है कि वो किस प्रकार से वो उद्देश्य का निर्माण कर रहा है और वो कितना जानने की कोशिश कर रहा है कि बच्चे ने एक किसी खास भाग के बारे में कितना जाना है और कितना नहीं जाना है। दूसरा ये कि बच्चा कितने योग्यता से या कितनी शुद्धता से परीक्षा को दे पाएगा, ये परीक्षण निर्माणकर्ता देखना चाहता है या इस प्रकार से बनाता है। और जब भी वो बना रहा हो तो जो भी परीक्षण बना रहा हो वो इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि इस आकलन से बच्चे में मिलने वाली कमजोरी और क्षमताओं के बारे में वो जान सके।
साथ ही साथ जो भी खास तरह के प्रश्न हैं उन प्रश्नों के बारे में भी शिक्षक जानने की कोशिश करता है कि किस प्रकार के प्रश्न हो, जो कि एक शिक्षक के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बना के दे और स्टूडेंट्स उसका उत्तर बड़े ही अच्छे तरीके से दे दे। इसमें शिक्षक ये कोशिश करता है कि वो इस तरह से क्वेश्चंस को बना ले कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बातों को रख सके स्टूडेंट्स के सामने में, कि टीचर जो है वो अपने बच्चों के हर तरह के गुण और दोषों को जान पाए। बहुत सारी बातें जो कि बच्चों के कौशल लर्निंग स्किल्स के बारे में बता रहा है, उसके ऐसा क्वेश्चन बनाए जिससे कि उसके डायग्नोस्टिक फॉर्म को भी बच्चों में मिलने वाले डिफ़िकल्ट या डिफेक्ट के बारे में जानकारी हो और डायग्नोस्ट फॉर्म में भी उसको जान पाए। इसको जानने के लिए प्रश्न पत्र जो है एग्ज़ाम पेपर जो है वो इस तरह से बनाया जाए कि हर तरह के कौशल का पता चले और हर तरह के कौशल से बच्चे में मिलने वाले जितने भी अंक हैं, जितने भी पोर्शन का क्वेश्चन लिया जा रहा है टीचर से, उस सारे क्वेश्चन से ये बात पता चले कि स्टूडेंट्स से कितना सीखा है, कितना जाना है, और उस जानने के बाद में एक स्टूडेंट को वहाँ से कितना फ़ायदा हो रहा है, स्टूडेंट कितना मार्क्स लेके आ रहा है उस विषय से। इस तरह की बातों को जानने का मौका मिल रहा है टीचर को, ये देखा जा सकता है। यहाँ पे जो एग्ज़ाम लेने के लिए टीचर ने फॉर्मेट बनाया रहता है वो ये साबित करना चाहता है कि कितना ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। यहाँ पे इस तरह से प्रश्न पत्र को सेट किया जाता है कि अगर बच्चा बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ के प्रैक्टिस करके याद करके एग्ज़ामिनेशन दे रहा है, तो इससे फ़ायदा ये हो कि बच्चे को जानकारी मिले कि वो किस प्रकार से वो आराम से हर प्रश्नों का उत्तर देते हुए करीब करीब 70% तो ज़रूरी है कि एक स्टूडेंट आंसर लेते आए, और अगर उसके बाद उससे बिलो भी हो सकता है, लेकिन शिक्षक इस तरह से पेपर सेट करे कि अधिकतम बच्चे, मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो 70% तक 70% तक अचीवमेंट ला सके, इस तरह के पेपर बने हुए होने चाहिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर बनाए जा रहे हैं वो ये देखना चाहिए कि स्टूडेंट के एज के अनुसार से, या कह सकते हैं स्टूडेंट के योग्यता के अनुसार से क्वेश्चन पेपर बनाए गए हों, ताकि उसके योग्यता के अनुसार से जो स्टूडेंट्स अपने आंसर को फुलफ़िल करते हैं, अपने आंसर को बनाते हैं, उसी के अनुसार से स्टूडेंट का रैंकिंग हो जाए। बच्चे के लिए ऐसे प्रश्न दिए जाएँ जिससे कि उसके नॉलेज, उसके हर फैक्ट्स जो कि वो पढ़े हैं और जितने भी याद किए गए बातें हैं, उसका इवैल्यूएशन आसानी से हो जाए। यहाँ पे 3 बातों को ख़ास तौर से जब देखा जाता है एग्ज़ामिनेशन पेपर बनाने के समय में, कि जितने भी परीक्षण के कार्य किए गए हैं उसमें सारे बातों के महत्व को रखा गया है या नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि उस एग्ज़ाम की सार्थकता, यूटिलिटी कितनी है उस एग्ज़ाम के लिए। ये जो शिक्षक बनाता है ये कितनी सार्थक है। दूसरी बात ये है कि शिक्षक ने सभी पक्षों के परीक्षण के लिए प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन पेपर सेट किया है या नहीं, ये देखा जाता है। और तीसरी बात ये देखा जाता है कि जितने भी प्रश्न हैं उसमें कितनी विश्वसनीयता है, रिलायबल कितनी है, वैलिडिटी कितनी है इस एग्ज़ाम की, इस टेस्ट की, इस बात को देखा जाता है एग्ज़ाम के पेपर को बनाने के लिए। एग्ज़ाम के पेपर को बनाने के लिए जब इतनी सारी महत्वपूर्ण बातों को देख लिया जाता है कि कौन-कौन सी बातें रखनी चाहिए, बच्चों की योग्यता कितनी हो, इसकी जानकारी मिलनी चाहिए, बच्चे ने कितनी पढ़े हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए, किस-किस तरह के प्रश्नों को रखना है इसकी जानकारी होनी चाहिए। इस तरह की बातों को जब सेट कर लिया जाता है, तब बनाया जाता है कि
कैसा क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, जिसको ये कह सकते हैं कि प्लानिंग फॉर टेस्ट कंस्ट्रक्शन, फॉर टेस्ट कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन फॉर द टेस्ट। यहाँ पे जो प्लानिंग किया जा रहा है, प्लानिंग बनाया जा रहा है, ये प्लानिंग किस लिए बनाया जा रहा है, इस बात पे ध्यान देने की आवश्यकता होती है। और उस आवश्यकता को फुलफ़िल करने के लिए अगर देखें तो पेपर बनाने के लिए कुल 10 स्टेप्स हैं, और इन 10 स्टेप्स को फॉलो किया जाता है एक क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए। तो उसमें सबसे पहला स्टेप है कि जब भी शिक्षक प्रश्न बनाने जा रहा है तो अपने उन सारे उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स को सिलसिलेवार वाइज एक पेपर में लिखे, और उस पेपर में लिखने के बाद वो जो भी उस उद्देश्य को प्राप्त करने जा रहा है उसको वो सिलसिलेवार वाइज लिख लेना चाहिए। और उसके बाद ये करना चाहिए कि वो निर्धारित कर ले या फिर मार्किंग कर ले, जैसे कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। मान लीजिए उद्देश्य बनाया है, 15 उद्देश्य बनाया है, तो वो 15 उद्देश्य किस किस पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री या किस किस टॉपिक से लिया जाए जो कि उस उद्देश्य को फुलफिल करने वाला हो, इस प्रकार से हो। जैसे मान लिया जाए अगर एक चैप्टर में प्लांट के एक चैप्टर है, प्लांट के चैप्टर में है रूट है, स्टेम्स है, लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, फ्लावर हैं। तो अब टीचर के पास 5 टॉपिक हैं, रूट, स्टेम्स, ब्रांचेस, लीव एंड फ्लावर, ये 5 टॉपिक हैं। अब जब वो कंस्ट्रक्ट करेगा, एक पेपर का निर्माण करेगा, क्वेश्चंस का निर्माण करेगा, तो फर्स्ट पोर्शन रूट से 2 क्वेश्चन, स्टेम से 2 क्वेश्चन, ब्रांचेस से 2 क्वेश्चन, लीव से 2 क्वेश्चन और फ्लावर से 2 क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस को लेगा ताकि वो जान पाए कि मेरा उद्देश्य ये है कि रूट के बारे में कितना जाना है, स्टेम के बारे में कितना जाना है, ब्रांचेस के बारे में कितना जाना है, लीव के बारे में कितना जाना और फ्लावर के बारे में कितना जाना है। मतलब शिक्षक इस प्रकार से उद्देश्य का निर्माण करेगा और उस निर्माण में से उन सारे टॉपिक्स को लेगा जिससे कि वो उसको बता सके। और उसमें बताने के लिए एक चार्ट पेपर फॉर्मेट करेगा जो इस प्रकार से है। ये चार्ट पेपर से वो जितने भी कंटेंट हैं उसको कंटेंट को डालेगा और उसमें इस तरह से 3 कॉलम बनाएगा। कंटेंट एनालिसिस के लिए 3 कॉलम बनाएगा जिसमें पहले कॉलम में जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसको सिलसिलेवार वाइज या सीरियल वाइज रखेगा। दूसरे में स्पेसिफिकेशन करेगा उद्देश्य के रूप में कि कौन कौन से कंटेंट को लेना है। जैसे अभी मैंने बताया रूट है, स्टीम है, ब्रांचेस है, फ्लावर है, लीफ है, ये कंटेंट को डालेगा और उस कंटेंट में 3 पक्ष बनाएगा, 3 फेजेस रखेगा जो कि मेन ऑब्जेक्टिव को तय करेंगे। ये 3 फेजेस हैं नॉलेज, स्किल्स एंड इंटरेस्ट। मतलब कि अगर फ्लावर का भाग है, प्लांट के भाग है, तो उसके रूट में बच्चे ने कितना जानकारी रखना चाहिए, उसमें उस रूट से संबंधित कितने स्किल डेवलप्स होने चाहिए और वो उस बच्चे में कितने नॉलेज होने चाहिए। फिर एक और चार्ट बनाएगा उस उद्देश्य के को लेकर के, ये सेकंड नंबर चार्ट रहेगा। ये जो चार्ट है इसको 4 भागों में बांटेगा। 4 में सबसे पहले में सीरियल नंबर रखेगा कितने भाग में है, ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स के लिए, मार्क्स के लिए और परसेंटेज के लिए। यहाँ इसको जो सीरियल वाइज 1 2 3 4 किया गया है उसमें ऑब्जेक्टिव्स के लिए वो नॉलेज, स्किल्स, बोध और रुचि, इंटरेस्ट के बारे में भी देखेगा। यहाँ पे जो बात है ये दूसरे चरण में आ जाती है, जिस फॉर्मेट या जिस चार्ट के बारे में मैं अभी डिस्कस कर रही थी, ये दूसरे चरण की बात आ जाती है जो कि यहाँ जब बताई जा रही है। तो इस चरण में
जो भी परीक्षण सेलेक्ट किए जाते हैं, उसमें हर सेलेक्ट टॉपिक में हर उद्देश्य जो भी ऑब्जेक्टिव्स बनाए जा रहे हैं उसका वेटेज क्या है ये निर्धारित किया जाता है। जैसे कि अगर प्लांट के 5 भाग हैं और रूट है, स्टिम्स हैं, ब्रांचेस हैं, लीफ हैं और फ्लावर हैं, तो यहाँ पे इन पांचों टॉपिक में किन किन का वेटेज बहुत ज़्यादा है। जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है उसमें से अधिक क्वेश्चन, और जिसका वेटेज कम है उसके कम क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। और ये इस को बनाने के लिए, इसको दिखाने के लिए उसी तरह से मार्किंग स्कीम और परसेंटेज स्कीम तय किए जाते हैं। इतना करने के बाद इसमें थर्ड फेज, तीसरे चरण में आते हैं। तीसरा चरण जो है वो इस प्रकार से है। जब भी परीक्षण का निर्माण किया जाता है, अचीवमेंट टेस्ट का निर्माण किया जाता है, तो टीचर्स जो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जो उसके मेजरमेंट के लिए चाहिए, आकलन के लिए चाहिए, वो उसके साथ साथ टीचर को ये जानना भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी बातें स्टूडेंट्स को पढ़ाई गई हैं, उस पढ़ाए गए बात का वैल्यू क्या है, नेचर ऑफ टॉपिक्स क्या है। हर टॉपिक का अपना अपना नेचर है, जहाँ तक कि एक शिक्षक होने के कारण हम सभी जानते हैं हर टॉपिक का अपना अपना नेचर है। उस टॉपिक के अनुसार से उस मैटर का नेचर क्या है, उस नेचर के अनुसार से उस परीक्षण के कंटेंट को तय किया जाता है। और उसके रिलेटिव, और या फिर उस वेटेज के रिलेटिव, उस टॉपिक के वेटेज के रिलेटिव में ये तय किया जाता है कि कितना बच्चे से जानना है और कितना नहीं जानना है। और इसके आधार पर ही हर टॉपिक या हर लर्निंग मटेरियल से बहुत सारे डिफरेंट फेजेस को एग्ज़ामिनेशन के लिए ले लिया जाता है, चुन लिया जाता है। जब हम लोग जानते हैं कि किसी भी टेस्ट है, अचीवमेंट टेस्ट है, कोई भी टेस्ट है, जब देने जाते हैं तो उससे पहले सिलेबस या फिर एग्ज़ामिनेशन स्कीम को देखते हैं, तो उसमें बताया रहता है कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आएंगे, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आएंगे। बहुत बार हम देखेंगे कि कुछ टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और कुछ टॉपिक से कम क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3 या 5 या 7। ये जो टॉपिक, किसी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन को लेना और किसी टॉपिक से कम क्वेश्चन को लेना, ये उस टॉपिक का वेटेज दिखाता है कि स्टूडेंट के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है और कितना इम्पोर्टेंट नहीं है। और उसके इम्पोर्टेंस को लेकर के ही वो उस पोर्शन से, उस टॉपिक से क्वेश्चंस लिए जाते हैं। बहुत बार ऐसे होते हैं कि किसी किसी एग्ज़ाम में उस टॉपिक से क्वेश्चंस जाते नहीं हैं, उस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं, जिसके कारण से स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और इस क्वेश्चन को या इस वेटेज, टॉपिक वेटेज को रखने के लिए भी एक फॉर्मेट बनाया जाता है, एक तालिका बनाया जाता है, जो कि इस प्रकार से है। यहाँ पे इसमें भी 4 भाग में बांट दिया जाता है, जिसमें सबसे पहले में क्रम संख्या है, दूसरे में उस उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, तीसरे पोर्शन में अंक है, ताकि हर टॉपिक में जितने भी टॉपिक लिए हैं, मान लीजिए 5 चैप्टर लिए हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पहला नंबर ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दूसरा नंबर महत्वपूर्ण नहीं है, तीसरा नंबर थोड़ा सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और चौथा नंबर जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए सबसे पहले हम उद्देश्य निकालेंगे, ये कम उद्देश्य वाला, ये ज़्यादा उद्देश्य वाला, ये उससे कम उद्देश्य वाला, ये सबसे ज़्यादा उद्देश्य वाला। इस तरह से हम उद्देश्य को मेज़र करेंगे। और जब मेज़र करेंगे तो इसमें मान लीजिए पूरे एग्ज़ाम के लिए 80 मार्क्स हैं, तो उसके अनुसार से इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ताकि टोटल में 80 आए। इसमें कम देंगे, इसमें थोड़ा ज़्यादा देंगे, इसमें सबसे कम देंगे, इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स देंगे। और उसके बाद परसेंटेज जोड़ेंगे कि हर चैप्टर पे जितना हम
क्वेश्चन ले रहे हैं, हर टॉपिक से जितना क्वेश्चन ले रहे हैं उसके अनुसार से कितना उसका परसेंटेज जा रहा है और उसके अनुसार से आगे काम किया जाएगा। ये बात हुई जब भी एग्ज़ामिनेशन बनाए, नहीं एग्ज़ामिनेशन फॉर्मेट, एग्ज़ामिनेशन पेपर बनाने जा रहा हो एक टीचर तो किस प्रकार से बनाए, ये तीसरे चरण में आता है जब वो हर टॉपिक का वेटेज सेलेक्ट करता है। चौथे चरण में जैसे इतना करने के बाद टीचर आगे बढ़ता है तो इस चरण में, इस स्टेप्स में टीचर ये निर्णय लेता है कि हर टॉपिक में उद्देश्य को निर्धारित कर लिया, हर उद्देश्य के अनुसार से कितने प्रश्न अंक देने वो निर्धारित कर लिया, कितने परसेंटेज सेलेक्ट करने वो निर्धारित कर लिया। जब ये सारी बातें निर्धारित कर ली गई तो वो ये देखा गया है, बताना जा रहा है टीचर कि अब कितने प्रश्न हर अंक के लिए, हर वेटेज के लिए, हर उद्देश्य के लिए दिए जाएं कि उसमें से प्रत्येक को इक्वल नंबर या प्रत्येक के लिए जो अंक निर्धारित की गई है उससे वो चीज़ ले लिया जाए। इस तरह से प्रश्न बनाए जाने चाहिए, कितने अंक दिए जाने चाहिए, कितने प्रश्न बनाने चाहिए, इस बात को ध्यान में रखा जाता है। यहाँ पे ये भी है कि जो प्रश्न बनाने जा रहे हैं उसमें भी एक फॉर्मेट उसके लिए एक टीचर तैयार करता है। ये इस फॉर्मेट को टीचर जब बना रहा होता है तो इसे 5 भाग में बांटा गया हुआ होता है। सबसे पहला में सीरियल वाइज कितने भागों में है, कितने तरह के प्रश्न देने वाले हैं या फिर जो भी है उसके लिए सीरियल वाइज किए रहते हैं। दूसरे कॉलम में प्रश्नों का रूप तय किया रहता है, किस प्रकार के प्रश्न को हमें डालना है एक एग्ज़ाम के लिए, ये तय किया रहता है। और इसी प्रश्न के आधार पे ये निर्धारित किया जाता है कि किस प्रकार से कितने क्वेश्चन लिए जाएं और उसके बाद से प्रश्नों की संख्या निर्धारित की जाती है कि कितने प्रश्न लिए जाएं और उसके बाद में अंक तैयार करने के बाद में ये निर्धारित किया जाता है कि कितने इन प्रश्नों के आधार पर से कितना अंक दिया जाए और उन अंकों के आधार पर से किस तरह से इसे सेलेक्ट किया जाए कि वो हर स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद हो, या फिर कह सकते हैं कि जो भी प्रश्न हैं कितने प्रश्न दिए जाएं और प्रश्न के साथ साथ में कितने अंक दिए जाएं। मान लीजिए प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, वस्तुनिष्ठ, तो उसे कितने नंबर में बांट दिया जाए। अब अगर प्रश्नों का रूप सेलेक्ट किया जाए तो हम जानते हैं कि प्रश्नों के रूप में 3 तरह के प्रश्न आते हैं। ऐसे फॉर्म में आते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। ये सारे जितने भी प्रश्न एक परीक्षा में पूछ रहे हैं उसमें से लॉन्ग आंसर के लिए कितना प्रश्न देंगे, शॉर्ट आंसर के लिए कितना प्रश्न देंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए कितना प्रश्न देंगे, ये डिसाइड कर लिया जाता है और उस प्रश्न का अंक डिसाइड कर लिया जाता है और उसका परसेंटेज भी कर लिया जाता है और उसका टोटल भी कर लिया जाता है। ये चौथे चरण तक आते आते तक खत्म हो जाता है। फिर आता है नेक्स्ट 5वां चरण, 5th स्टेप। ये जब 5वां चरण आता है तो 5वें चरण में यहाँ पे टीचर जो है वो बहुत सारे टेस्ट को प्रश्न के लिए सम्मिलित करता है ताकि वो हर स्टेप्स के लिए, हर पद के लिए एक खास समय अलॉट कर सके। अंक के अनुसार से जितना अंक दिया है उसके साथ में कुछ खास समय अलॉट कर सके और कुछ निर्धारित समय के अनुसार से उन प्रश्नों को बांट देता है। और ये जब बांट देता है उसके बाद छठा चरण आता है जिसको कि हम लोग ब्लू प्रिंट कहते हैं। ब्लू प्रिंट मतलब वो प्रारूप तैयार करना जिसके द्वारा एग्ज़ाम लिया जा रहा है। एग्ज़ाम लिया जा रहा है, ये जो ब्लू प्रिंट बनाया जा रहा है उसमें जो है वो ब्लूप्रिंट को अगर हम लोग देखें तो 3 डायमेंशनल चार्ट रहता है। ये जो 3 डायमेंशनल चार्ट रहता है उसको 3 भागों में बांट दिया गया रहता है। ये चार्ट जो है ये
एक तरह से कहें ऑब्जेक्टिव्स को बताता है, कंटेंट कितने कंटेंट को लिया जा रहा है उसके बारे में बताया जाता है, और हर कंटेंट से कितने प्रश्न लिए जा रहे हैं इसके बारे में बताया जाता है, जिसके ही द्वारा प्रश्नों की संख्या निर्धारित कर दी जाती है। ये जो ब्लूप्रिंट है, ये जो एग्ज़ाम लेने के लिए जब भी टीचर बनाता है तो ये बहुत ही छोटे समय में ये ब्लूप्रिंट तैयार कर देता है, और इस ब्लूप्रिंट के द्वारा ही जो बातें हैं, नियमता जिसको कहें, उस बात को वो प्रेजेंट कर पाता है अपने एक टेस्ट पेपर के द्वारा। उसके बाद जब ब्लूप्रिंट तैयार कर लेता है तो टीचर के सामने 7वां चरण आता है। 7वां चरण देने से पहले टीचर ये निर्णय लेता है, विकल्प के रूप में यह निर्णय लेता है कि जितने भी प्रश्न पत्र स्टूडेंट्स को दिए जाने चाहिए वो स्टूडेंट्स के लिए इनफ है या कुछ कम है या कुछ अधिक है। ये टीचर हर कंटेंट के अनुसार से निर्णय लेता है, और ये भी निर्णय लेता है कि हर स्टेप्स में, जैसे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, हर स्टेप्स में कितने प्रश्न रहेंगे और उसमें कितने खंड रहेंगे, कितने ए बी सी जैसे कितने खंड रहेंगे, और उसके अंदर में कितने तरह के प्रश्न रहेंगे, इस तरह से इसको बांट लिया जाता है। बांटने के बाद नेक्स्ट स्टेप्स हैं 8वां चरण जिसको कहेंगे। यहाँ पे प्रश्न पत्र जो है उसको लिखने के लिए उसकी व्यवस्था कर लेता है, एक फॉर्मेट ही बना करके टीचर कर लेता है कि किस प्रकार से एक फॉर्मेट बनाया जाए कि हर टॉपिक में किस तरह के प्रश्न आए, कि हर टॉपिक कवर हो जाए। ये प्रश्न पत्र को निम्नलिखित तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जा सकता है, जैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी, और सेक्शन ए को ऑब्जेक्टिव टाइप और सेक्शन बी को डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस दे करके किया जा सकता है, ऐसे टाइप क्वेश्चन दे करके किया जा सकता है। अगर डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस है तो उसको भी 2 स्टेप्स में बांटा जा सकता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या लघु उत्तरीय प्रश्न। और इस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न से वो ये देख पाता है कि किस तरह से टेस्ट को हम लोगों को फॉर्मेट करना है। और उसके बाद टीचर 9th स्टेप में चले जाता है, जिसको कह सकते हैं प्रश्न पत्र का निर्माण वाले सेक्शन में चला जाता है। इस सेक्शन के अंतर्गत जितने भी प्रश्न पत्र स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है उसमें सबसे पहली बात है कि किस तरह से एग्ज़ाम डील करना है, स्टूडेंट्स के लिए निर्देश पॉइंट लिखा जाता है, और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को हर खंड में उचित स्थान पे रखा जाता है। और उसके बाद इसे एक तरह से कह सकते हैं कि जो भी निर्देश हैं उसमें निर्देशों को दिया जाता है, और निर्देश को 2 तरीक़ों से दिया जाता है। सबसे पहला सामान्य निर्देश, जिसमें कि जनरल फॉर्म्स में स्टूडेंट को बताया रहता है कि आपको कौन कौन सी बातों को देखना है और कौन कौन सी बातों को नहीं देखना है। और दूसरा है विशेष निर्देश, जिसके बारे में स्टूडेंट को खासी जानकारी होनी चाहिए। विशेष निर्देश में वो सारी बातें आती हैं, जैसे आपको कुल इतने ही प्रश्न हल करने हैं, नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे, एक गलत उत्तर के लिए -1 नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे, +1 नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे, इस तरह की बातें दिए जाते हैं। ये विशेष निर्देश में आते हैं। फिर आता है मार्किंग स्कीम। टीचर किस तरह से आंसर पेपर का मार्किंग करे, ये भी एग्ज़ाम लेने से पहले ही बना दी जाती है। जब भी एग्ज़ाम लेने के लिए अंतिम प्रोसेस आता है, तो अंतिम प्रोसेस में एक की बनाया जाता है, इवैल्यूएशन की बनाया जाता है, जिसको अंकन कुंजी कह सकते हैं। इस इवैल्यूएशन की के अनुसार से उस हल किए गए पेपर को देखा जा सकता है। इसको जनरली 2 भागों में बांटा जाता है।
पहले में सीरियल नंबर जितने क्वेश्चन दिए गए हैं उसके सीरियल नंबर, और बगल में की ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए ए बी सी डी, 1 के लिए ए है, बी के लिए सी है, डी के लिए ए है, एक एक के लिए बी है, 2 के लिए सी है, 3 के लिए डी है, ऐसे करके की बनाया जाता है। ऐसे टाइप के लिए हर टॉपिक में कौन कौन सी बातें मुख्य है जो कि स्टूडेंट में जाननी है, ये ऐसे टाइप के लिए शॉर्ट आंसर फॉर्म के लिए उसकी में इंडिकेट रहता है कि किस प्रकार से स्टूडेंट आंसर दे और एक टीचर किस प्रकार से उस क्वेश्चंस को डील करे, इसका भी रहता है। तो जब भी टीचर इस तरह से टेस्ट बना रहा होता है तो एक टीचर को इन सारी बातों को ध्यान में रख करके हर तरह के फॉर्मेट बना करके अपने एग्ज़ाम को, टीचर को ये कोशिश करना चाहिए कि वो एग्ज़ाम को ऑथेंटिक बनाने की अपने तरफ से भरपूर कोशिश करे, जिससे कि उसका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए और वो अपने उद्देश्य के बहुत नज़दीक पहुंच जाए और अपने आंसर को पाले। इसके साथ ही आज का ये सेक्शन ख़त्म करते हैं। अगले नए वीडियो में आपके साथ फिर से मिलेंगे, तब तक